ओके नाउ अब हम डिस्कस करते हैं कि बोहर का मॉडल में क्या डिफेक्ट्स थे और ये कैसे फेल हुआ और इसको किस मॉडल ने रिप्लेस किया। नाउ नाउ बोहर्स के मॉडल में बहुत ज़्यादा डिफेक्ट्स थे, जिसमें से हम कुछ मेन मॉडल्स मेन डिफेक्ट्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कि इट इज़ एप्लीकेबल टू वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स ओनली। ये सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स के ऊपर एप्लीकेबल था। जब एक एटम में 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो बोहर का मॉडल उसके स्पेक्ट्रा, उसके रेडियस वगैरह को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। सो इट वाज अ ग्रेट ड्रॉबैक इन बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। सेकंड ये कि इट डज नॉट एक्सप्लेन ज़ीमैन एंड स्टार्क इफेक्ट। Now what is Zeeman and Stark effect? Zeeman and Stark effects. बोहर का मॉडल इन ज़ीमैन और स्टार्क इफेक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। ज़ीमैन इफेक्ट ये होता है कि आपके पास एक स्पेक्ट्रोस्कोपी में एक लाइन आपके पास प्रोड्यूस हुई, एटम का लाइन स्पेक्ट्रम बना। एक इलेक्ट्रॉन ने सपोज जंप मारा चौथे शेल से पहले शेल में, तो आपके पास एक लाइन बनी यूं। अब अगर इस लाइन को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो ये लाइन स्प्लिट हो जाती है इनटू फर्दर लाइंस। ये लाइन क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में फर्दर लाइंस में स्प्लिट हो जाती है। इसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इस लाइन को रखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या कर देती है, स्प्लिट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो स्प्लिशन होती है उसको कहते हैं स्टार्क इफेक्ट, और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो स्प्लिशन होती है उसको कहते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। तो बोहर का मॉडल ना तो ज़ीमैन इफेक्ट को एक्सप्लेन कर सका, ना तो स्टार्क इफेक्ट को। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। ना इसके अलावा ना थर्ड जो हमारे पास मेन ड्रॉबैक था, बोहर ने कहा कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑर्बिट इज क्वांटाइज्ड। ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड होता है, लेकिन इसने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि ऐसा क्यों होता है। बट ही डिड नॉट एक्सप्लेन व्हाई। तो ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। चौथा बड़ा ड्रॉबैक ये था कि बोहर के मॉडल में सिर्फ इलेक्ट्रॉन को ट्रीट किया गया था एज अ पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन वाज ट्रीटेड ओनली एज अ पार्टिकल। अब 1924 के बाद जब डी ब्रॉगली का डुअल नेचर का आइडिया आया तो उसमें इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर भी थी। तो बोहर ने सिर्फ उसको पार्टिकल के तौर पे ट्रीट किया, उसकी वेव नेचर को साइड पे रखा। और जो मेन एक डिफेक्ट था उसमें वो ये था, आप देखें गौर से, बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करता है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट्स में। बोहर की ये स्टेटमेंट थी कि इलेक्ट्रॉन्स हैव अ फिक्स्ड determined orbital motion. Now, अब आप मेरी एक बात सुने। बोहर ने कहा कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन इतने डिस्टेंस पे है न्यूक्लियस से और एक ऑर्बिट में सर्कल कर रहा है न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। नाउ आपने इलेक्ट्रॉन देखा है? नहीं। बोहर ने इलेक्ट्रॉन देखा था? नहीं। तो बोहर ने जब एक इलेक्ट्रॉन देखा ही नहीं तो बोहर उसके बारे में कैसे एक फिक्स्ड बात कर सकता है? जब बोहर ने इलेक्ट्रॉन को ना देखा है ना ऑब्जर्व किया है तो बोहर किस बात की बेस पे ये कहता है कि वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रोटेट करता है? तो ये स्टेटमेंट इसकी रॉन्ग है। नाउ
अब साइंस आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रही थी टूवर्ड्स अ न्यू मॉडल, टूवर्ड्स अ न्यू वर्ड। तो बोहर्स का जो ये मॉडल है इसको सबसे ज़्यादा कॉन्ट्राडिक्ट किया हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने। नाउ व्हाट इज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कि मोमेंटम और पोजीशन, एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम जो है वो साइमल्टेनियसली डिटरमिन नहीं की जा सकती। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से दैट डेल्टा पी डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h डिवाइडेड बाय 4 पाई, ये इसकी मैथमेटिकल स्टेटमेंट थी। उसने कहा कि एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम एग्जैक्टली डिटरमिन नहीं की जा सकती। नाउ इसका इलेक्ट्रॉन से क्या ताल्लुक है या बोहर के मॉडल से क्या ताल्लुक है, इसको अब हम गौर से देखते हैं। नाउ सपोज आपके पास एक व्हीकल है और ये व्हीकल मूव कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अब इस व्हीकल का अगर आपने पाथ बताना है, इसके मोशन को आपने ट्रेस करना है, तो आपको इसकी दो चीज़ें पता होनी चाहिए। एक आपको पता होना चाहिए इसका मोमेंटम, कि ये किस मोमेंटम से मूव कर रही है, और एक पता होनी चाहिए आपको इसकी पोजीशन। सॉरी, यहाँ पे मैंने उल्टा लिख लिया, एक्स एंड पी। आपको पता होनी चाहिए एक तो इसकी पोजीशन, कि एक गिवन टाइम में ये कार किस पोजीशन पे थी और इसका कितना मोमेंटम था। जब आपको ये दोनों बातें पता होंगी, फिर आप इसके बारे में ये बता पाएंगे कि थोड़ी देर बाद या थोड़े गिवन टाइम के बाद ये कार किधर तक पहुंची। तो एक फिजिकल ऑब्जेक्ट के मोशन को ट्रेस करने के लिए, उसके बारे में उसके मोशन के बारे में बात करने के लिए आपको उसकी पोजीशन और उसके मोमेंटम दोनों का पता होना मस्ट है। नाउ आप किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट के लिए ये दोनों चीज़ें आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे? नाउ फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कार है, आपने इसकी वेलोसिटी मेजर कर ली, आपने इसका मास मेजर कर लिया, तो आपके पास इसका मोमेंटम आ गया। पोजीशन कैसे डिटरमिन होती है कि आपके पास लाइट के जाती है और इस कार के ऊपर लगती है, इस कार से लाइट रिफ्लेक्ट बैक होके आती है आपकी आंखों में। तो आपकी आंखों में जब कार से लाइट रिफ्लेक्ट होके पहुंचती है तो आपको ये कार नज़र आती है। तो इसके मोशन के लिए यू नीड टू नो इट्स मोमेंटम एज वेल एज इट्स पोजीशन। तो मोमेंटम हम इसका डिस्टेंस बाय टाइम मेजर करके वेलोसिटी मेजर कर देते हैं, मास मेजर कर देते हैं, वी कैन नो इट्स मोमेंटम। और हम लाइट जब इसके ऊपर जाके लगती है, दिन के टाइम पे सूरज की लाइट लगती है, वो रिफ्लेक्ट होके आती है हमारी आंखों में, तो हमें इसकी पोजीशन भी पता चलती है। तो हम किसी भी बड़े ऑब्जेक्ट जो हमें नज़र आता है उसका मोमेंटम और पोजीशन दोनों डिटरमिन कर सकते हैं। अगर हम ये दोनों डिटरमिन कर सकते हैं तो वी कैन टेल कि इस कार का मोशन कैसा है। नाउ यही बात करते हैं हम एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। यही काम करते हैं हम एक इलेक्ट्रॉन के साथ। नाउ अब हमने इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और पोजीशन दोनों को मेजर करना है इकट्ठे, ताकि हम इसके मोशन के बारे में कोई बात कर सकें। तो इसकी पोजीशन डिटरमिन करने के लिए, चूंकि हम इसको आंख से नहीं देख सकते, तो हम इसको डायफ्रैक्शन से देखेंगे। तो हम ऐसी एक वेव फेंकते हैं जो इलेक्ट्रॉन के थ्रू डायफ्रैक्ट हो सके। इलेक्ट्रॉन्स एक्स रेज को क्या करता है, डायफ्रैक्ट कर सकता है। नाउ जब एक्सरे फेंकी जाती है ताकि ये इलेक्ट्रॉन उसको डायफ्रैक्ट करे
और हम क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को मेजर कर लें डायफ्रैक्शन की वजह से। आपने क्या किया, एक्सरे थ्रो की एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, एक्सरे एब्जॉर्ब की और इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। एक्सरे एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स का जो मोमेंटम है वो चेंज हो जाता है। एक्सरे एब्जॉर्ब करने के बाद इसका मोमेंटम इंक्रीज हो जाता है। अब एक्सरे इलेक्ट्रॉन से डायफ्रैक्ट हो जाती है। इलेक्ट्रॉन ने एक्सरे को डायफ्रैक्ट कर लिया तो हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन पता चल गई, क्योंकि एक्सरे को इलेक्ट्रॉन ने क्या किया है, डायफ्रैक्ट किया है। हमें पोजीशन पता चल गई डायफ्रैक्शन के पैटर्न से। लेकिन एक्सरे एब्जॉर्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है, इसका मोमेंटम मेजर नहीं हो सकता। अब हमारी ये कोशिश है कि हम इसका मोमेंटम मेजर करें, मोमेंटम में हम डिस्टर्बेंस ना लाने दें। तो हम क्या करते हैं, कोई छोटी सी एक्सरे से ज़्यादा वीक रेडिएशन यूज़ करते हैं जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को ज़्यादा चेंज ना करे। हमने कोई ज़्यादा वेवलेंथ वाली और कम एनर्जी वाली वेव यूज़ कर ली जिससे इलेक्ट्रॉन के मोशन पे फ़र्क ना पड़े। तो इससे मोमेंटम तो डिटरमिन हो जाएगा, लेकिन इससे पोजीशन डिटरमिन नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी बड़ी वेवलेंथ को इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्ट नहीं कर सकता। तो इस बात का रिज़ल्ट ये है कि जब हम मोमेंटम को मेजर करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मेजर नहीं हो सकती, और जब हम पोजीशन को मेजर करते हैं तो मोमेंटम मेजर नहीं हो सकता। और किसी भी चीज़ के मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए इन दोनों चीज़ों का मेजर करना एक साथ लाजमी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इलेक्ट्रॉन के मोशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, और यही वजह थी, इसी वजह से बोहर का मॉडल फेल हुआ कि बोहर ने इलेक्ट्रॉन के मोशन को डिस्क्राइब किया था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस। लेकिन हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के मुताबिक हम इसका मोशन डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो यूं बोहर का मॉडल फेल हो गया टोटली आफ्टर हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।